Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I'm your PS teacher. Hopefully you are safe and sound in your homes and are doing well. Now we're going to start our PS lecture. And the topic is Nehru Report. Nehru Report हमने पढ़ना है. नेहरू रिपोर्ट है क्या? तो नेहरू एक हिंदू था जिसने रिपोर्ट पेश की. उसमें इस रिपोर्ट में इसने बताया, इसने बयान किया कि वो मोहद्दा लखनऊ को मानने से इनकार करते हैं. यानी हिंदू मोहद्दा लखनऊ को मानने से इनकार करते हैं. अब मोहद्दा लखनऊ क्या था ये आप लोगों ने पहले पढ़ा है, मैं थोड़ा रिपीट कर देती हूँ. मोहद्दा लखनऊ में मुस्लिम लीग जो कि मुसलमानों की जमात थी और कांग्रेस जो कि हिंदुओं की जमात थी. इन दोनों के दरमियान एक मुआहदा हुआ था जिसमें हिंदुओं ने मुसलमानों को अलग कौम तस्लीम कर लिया था और उनके जुदागाना इंतखाबात के मुतालबे को तस्लीम कर लिया था. तो अब इस नेहरू रिपोर्ट में क्या बयान किया नेहरू ने कि वो इस मुआहदे को मानने से इनकार करते हैं, वो मुकर गए इस मुआहदे से. और फिर इस तरह जुदागाना इंतखाबात के असूल को रद्द कर दिया गया. अब इससे क्या हुआ कि मुसलमानों को अपनी तरक्की और बका का खतरा पड़ गया, क्योंकि उन्होंने जुदागाना इंतखाबात का मुतालबा किया ही इसलिए था कि ताकि सियासत में उनकी कुछ पहचान बने और फिर इससे उनकी बका और तरक्की के चांसेस थे. तो नेहरू रिपोर्ट की वजह से दोनों कौमों के दरमियान ताल्लुकात खराब हो गए, दोनों कौमों यानी हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान. फिर उसके बाद कायदे आज़म ने 14 नकात पेश किए 1929 में. नेहरू रिपोर्ट के बाद इन 14 नकात, ये 14 नकात पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है. इसमें कायदे आज़म ने क्या बताया, कौन से नकात पेश किए, वो हम पढ़ लेते हैं. तो पहला नुक्ता है आइंदा आइन. आइन यानी कानून वफाकी तर्ज का होगा जिसमें सूबों को ज्यादा खुदमुख्तारी दी जाए. तो आइंदा आइन वफाकी तर्ज का होगा. वफाकी तर्ज का क्या क्या मतलब है? वफाकी हुकूमत कहते हैं, एक होती है सूबाई हुकूमत और एक होती है मरकजी हुकूमत. ये दोनों मिलकर बनाते हैं वफाकी हुकूमत, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फेडरल गवर्नमेंट. तो सूबाई हुकूमत में क्या होता है? सूबाई हुकूमत में जो सूबे के लेवल पे जो नुमाइंदे मुंतखब होते हैं वो सूबों की हदूद तक, अपने अपने सूबे की हदूद तक अपने अपने सूबे के अकॉर्डिंग कानून मुतय्यन करते हैं, कानून नाफिज करते हैं या आइन बनाते हैं. तो फिर जो मरकजी हुकूमत होती है उसमें सारे सूबाई हुकूमत के नुमाइंदे मिलकर कानून साजी करते हैं या आइन साजी करते हैं. तो कायद-ए-आज़म ने जो नुक्ता पेश किया उसमें कायद-ए-आज़म ने बयान किया कि आइंदा आइन वफाकी तर्ज का होगा. जो वफाकी तर्ज का, जिसमें मैंने आपको बताया एक सूबाई हुकूमत और एक मरकजी हुकूमत है. तो इस वफाकी तर्ज में क्या होना है, ज़्यादा खुदमुख्तारी किसको दी जानी है? सूबों को, जिसमें सूबों को ज़्यादा खुदमुख्तारी दी जाए. इसका क्या मतलब है कि जो कानून साजी करनी है वो सूबाई लेवल पे ज़्यादा होगी. यानी जो सूबाई हुकूमत के मेंबर्स होंगे वो अपने अपने सूबे के अकॉर्डिंग कानून साजी कर सकते हैं. ये इनको ज़्यादा इख्तियार हासिल है, ना कि उनके सूबे की जो कानून साजी या आइन साजी करनी है वो पार्लियामेंट लेवल पर या मरकजी हुकूमत में हो. तो इस तरह से सूबों को ज़्यादा खुदमुख्तारी दी गई, यानी उनके जो कानून बनाने हैं वो सूबों के मेंबर अपने कानून खुद ही बनाएंगे अपने अपने सूबे के अकॉर्डिंग. नेक्स्ट है तमाम सूबों को एक ही असूल पर दाखिली खुदमुख्तारी दी जाए. एक ही असूल पर का क्या मतलब है कि यानी मैंने आपको बताया कि मरकजी हुकूमत में सूबाई हुकूमत के मेंबर्स मिलकर कानून साजी करते हैं. तो उन्होंने जो मरकजी हुकूमत में उनकी दाखिली है, उन्होंने जो दाखिल होना है वो एक ही असूल पर होगी. तमाम सूबों की तमाम सूबों ने जो मरकजी हुकूमत में दाखिल होना है उसका असूल एक ही होगा. एक ही असूल पर दाखिली खुद मुख्तारी दी जाए. उसके बाद सूबों में अक़लियतों को मुनासिब नुमाइंदगी दी जाए. यानी अब सूबाई लेवल में हमने बात की कि आइंदा आइन वफाकी तर्ज का होगा जिसमें सूबों को ज्यादा खुद मुख्तारी दी गई है. अब सूबों को खुद मुख्तारी तो दे दी गई है, लेकिन यहाँ पे अक़लियतों को बिल्कुल निगलेक्ट नहीं किया गया है. अक़लियतों का भी उस हुकूमत में एक कोटा होगा, उनकी सीट्स मुतय्यन होगी, फिक्स होंगी कि उन्होंने ये जो सीट्स हैं ये अक़लियतों के लिए फिक्स है, उनको भी मुनासिब नुमाइंदगी दी गई है. उसके बाद हम बात कर लेते हैं मरकजी असम्बली की. यानी जो मरकजी हुकूमत में जो असम्बली इकट्ठी होती है उसमें मुसलमान मेंबरान की तादाद 1/3 से कम ना हो. और फिर पांचवा हमारा पॉइंट है जुदागाना इंतखाबात का असूल हर फिरका पर लागू होना चाहिए. यानी जो जो आपको पता है जो पॉलिसीज बनती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज बनती हैं, उनमें अलग अलग हर पार्टी के नुमाइंदे खड़े होते हैं और फिर उनको उनको वोटिंग के जरिए मुंतखब किया जाता है.
تو اس کو ہم بولتے ہیں جداگانہ انتخابات. یہ کیا ہوگا، اس کا اصول ہر فرقہ پر لاگو ہوگا، یعنی اپلائی کیا جائے گا. البتہ اگر کوئی فرقہ چاہے تو اپنی مرضی سے مخلوط طریقہ انتخابات قبول کر سکتا ہے. مخلوط کا مطلب ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر، مکس کر کے. جداگانہ انتخابات کا کیا اس پوائنٹ میں بتایا گیا کہ جداگانہ انتخابات کا اصول ہر فرقہ پر لاگو ہوگا، لیکن اگر کوئی فرقہ چاہے تو اپنی مرضی سے مخلوط انتخابات قبول کر سکتا ہے. تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک، آج کا ہمارا لیکچر. جو باقی کے قاعدے کی 14 نکات ہیں وہ ہم نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے انشاءاللہ. آج کے لیے اللہ حافظ.